नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पॉलिटी है और पॉलिटी में जो चैप्टर है वो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में। तो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में हम लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं, इस चैप्टर से पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिटी के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दिया जाए। संविधान जो है अगर चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो या फिर यूपीएससी हो, तो ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ, चीज़ें फैक्चुअल बहुत ज़्यादा हैं और पकड़ बनानी पड़ेगी हम लोगों को। तो एक चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक आती है वो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है और अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे तथा इसके जो अतिरिक्त इस समिति में करीब 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। उनमें आपका N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्र। तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद फिर N माधव राव ने इनके पद को संभाला था। इसके अलावा DP खेतान, फिर इनकी मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के बाद इनका जो पद है वो आपका TT कृष्णचारी ने संभाला था। तो कुल मिलाकर आपके सामने 4 ऑप्शन है: N गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 1 और 3 सही होगा, मतलब C ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, 1 और 3 मतलब N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बहुत पेट क्वेश्चन है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो 26 नवंबर 1949 को, हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। 26 जनवरी की जो शुरुआत है वो लाहौर अधिवेशन से हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया? तो लिया गया, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शंस हैं: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू से और मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसके बारे में भी रिसेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा समझ में आ चुका होगा, जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक का दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या इसमें सही होगा?
तो क्या सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस चीज़ को एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं, एक बार रिपीट इसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ें समझने में समस्या ना आए। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि एक ही क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ता है, पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जब चीज़ें समझ में ना आए तो आपको ऐसे नहीं हिट कर देना है, हमेशा बहुत सोच समझ के लगाना है। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक जो अमेरिकी संविधान है, परिसंघ है, उसकी व्यवस्था करता था, लेकिन अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं जो हैं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, दोहरी नागरिकता हो गया, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति हो गई, राज्य के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति हो गई, ये सारे के सारे चीज़ें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर मैं तो सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका छोड़ दिया जाए आप लोगों के लिए, और आप लोग इस चीज़ को देखें, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इजी है, लगभग से हर एक बोल सकते हैं कि किताब में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा ही आसान है, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, तो फाइनली बैठक में करीब 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही पार्टिसिपेट किया। 11 दिसंबर 1946 का दिन आया, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो क्या आंसर सही होगा? बहुत आसान है, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो ये तो और भी इजी है और लगभग से एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता भी होगा कि कहाँ से इन्होंने जो चुनाव था वो लड़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से साहब से रिलेटेड चीज़ें। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से लड़ा था इन्होंने। संविधान सभा का जो प्रारंभिक चुनाव था 1946 वाला, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था, और देश की विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये आपका हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद जो है सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है, और यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में निहित है, और इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और अवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संसदीय जो प्रणाली है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है? भारत में क्या है? यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, जुडिशियल रिव्यू है, जो सिर्फ और भारत और अमेरिका में है, और भारत ने अमेरिका से ही इसको ग्रहण किया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तो फिलहाल ये आपका इस तरह से पूछा गया। तो 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछे जाने की जो पद्धति है वो चल चुकी है यूपी पीसीएस में, तो लगभग से हर एक स्टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मकता व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो संघात्मकता व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है? ये आपका ली गई है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो आपका आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जो है निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है और वर्तमान में यह शक्ति जो है संविधान की आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। तो पूछा अगर जाए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा दी गई है। और कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 123 इससे संबंधित है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? तो किसको दी गई हैं? ये दी गई हैं गवर्नर जनरल को। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित आपका विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार जो है गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। कुल मिलाकर अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये आपका गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पहले पूछा जाता था, अभी तो फिलहाल इसके जो पूछे जाने के पैटर्न है वो थोड़ा सा कम हुआ है और इसके बारे में थोड़ा सा कम आपका रीसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये क्वेश्चन जो है पता होना चाहिए आप लोगों को और लगभग से आपका आते भी रहता है। चलिए, आपका स्टेट में नहीं आया तो किसी छोटे एग्जामिनेशन में आ गया, फिर बीपीएससी में नहीं आया तो यूपी पीसीएस में आ गया, यूपी पीसीएस में नहीं आया तो किसी दूसरे एग्जामिनेशन में आ गया। मतलब कुल मिलाकर आपका ये घूमता फिरता रहता है और लगभग से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है ये आपका? क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो बर्मा को भारत से कब पृथक किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा पृथक किया गया था? यह पृथक किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एक और जानकारी देनी है। नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और फेसबुक पे भी लगातार पिक्स अपलोड होती रहती हैं, चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। तो नेक्सस जीएस का फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा पृथक किया गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो क्या सही होगा? 1919 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अब मिलान करने वाली चीज़ आ गई। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन ये आजकल जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाने लगा है, तो आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और आना चाहिए। तो सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है तो हम लोग चारों चीज़ों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 वाला, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 का, चार्टर अधिनियम हो गया 1813 का, चार्टर अधिनियम हो गया 1833 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के द्वारा, उसके द्वारा किया गया। फिर आई बारी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, तो इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है चार्टर अधिनियम वाला। तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष करीब 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। क्या ऑप्शन सही होगा? बी। इसमें 2, 1, 3, 4 ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो कौन सा परिषद था? भारतीय परिषद अधिनियम था 1892 वाला। उसके द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ है वो किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो कुल मिलाकर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को संविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1861, 92, 1909, 1919। तो कुल मिलाकर क्या सही होगा? 1861, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसमें सही आंसर होगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले यह निर्धारित 4 सदस्यों, गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने करीब 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव, इनको भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया और इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो इसमें कुल मिलाकर सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। कलकत्ता में उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए थे। क्या सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये था आपका जो पहला लेक्चर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सारे लगभग से सॉल्व कर लिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं आपके परीक्षा में। बाकी थ्योरी जो है वो क्लासेस में पढ़ाई जाती है और क्लास कैसे आपको ज्वाइन करनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, कौन से बैच को आपको ज्वाइन करना है, कौन सा बैच आपको लेना है, किस तरह से कौन सी क्लासेस अभी चल रही हैं। फिलहाल करंट में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 और समीक्षा अधिकारी 2020 की क्लासेस रनिंग है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर 2020 से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।